हाय गुड इवनिंग। एमसीक्यू चैनल में सभी का स्वागत है। बायोलॉजी का ये तीसरा वीडियो घटना चक्र का मैं बना रहा हूँ एमसीक्यू, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इससे पहले फिजिक्स के मैं 6 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ 2 वीडियो में, और 2 वीडियो बायोलॉजी का भी हो चुका है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये चैप्टर है कोशिका, इसके एमसीक्यू करते हैं। पहला है नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कोशिका होता है, इसमें एक नाभिक होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए आरएनए सब चीज़ होता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रायः लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती हैं। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। विषाणु आरएनए से का बना होता है, जैसे कोरोना जो है वो आरएनए का ही बना हुआ है। अगला है साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। 46 होते हैं। बी। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी कि 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 + XY, जबकि स्त्रियों में 44 XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र 44 ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23 जोड़े गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जनक पेरेंट से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री बनता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है। 23 जोड़े होते हैं। 23 दूना 46। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है। उत्परिवर्तन। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होते हैं। पादप कोशिकाओं कोशिका भित्ति पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका के बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है, और जीवों में ये नहीं होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होता है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए हो जाएगा। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी बनता है, जो शरीर का ऊर्जा का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध परागरम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रोटीन संश्लेषण में तो अंतःद्रव्य जाली जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन संश्लेषण में मददगार होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो तिल्ली में बनती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि उस समय करंट अफेयर रहा होगा। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र सजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकाओं रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो इसका 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं।
ये सत्य है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत कर सकती हैं, ये भी सत्य है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं, ये भी सही होती है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये गलत होता है, डी। प्रकमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? एपोप्टिस, एप्टोप्टिस कहते हैं इसको। प्रकृमित कोशिका मृत्यु में कोशिका और आणविक नियंत्रण को एपोप्टिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है तो क्रेब्स चक्र कहलाता है। ये क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। अगला चैप्टर है अनुवांशिकता, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? तो ग्रेनर जॉन मेडल। अनुवांशिक के जनक के रूप में विख्यात हैं जी.जे. मेडल, वही है ऊपर, ग्रेगर जॉन मेडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में किस जीवधारी का उपयोग किया था? तो गार्डन पी यानी कि मटर। अगला है, मेंडल के अनुसार अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो लैंगिक जनन पर आधारित होता है, सी। जीनोम चित्रण का इनमें से किससे संबंध है? तो जीनोम में जीन्स का चित्रण किया जाता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोजोम्स के द्वारा। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोजोम्स द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वॉल्डेयर। कोशिका विभाजन का समय क्रोमैटिन जालिका के धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमैटिन पदार्थ के इस छोटे टुकड़े को गुणसूत्र कहते हैं, डीएनए, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रियो वायरस, जैसे कोरोना वायरस में भी ये आरएनए के ही भाग होते हैं। जीन है डीएनए का एक भाग, ऑप्शन ए हो जाएगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार है परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। इसी के आधार पर जीवों का विकास होता है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन, सी आंसर। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या हमेशा स्थिर रहती है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए उत्तरदायी होता है आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में। अगला क्वेश्चन है, प्लावमान जीन यानी कि जीपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैक्लिकटॉक। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो टायरोसिन एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ही होता है डीएनए। तो डीऑक्सीराइबोज ही होता है इसमें शर्करा। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अनुभाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है, लेकिन डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनीय समक्षार एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन व साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसॉल में होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोज तथा नाइट्रोजनीय समक्षार जैसे एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिन व साइटोसिन होता है। तो ये आरएनए में ये तीनों होंगे, ये चारों, और डीएनए में ये ऊपर वाले होते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी, इसमें से एक से ज़्यादा लोग हैं, डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकरण का विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सबसे पहले 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी।
डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई थी? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल होता है। वॉटसन और क्रिक ने द्वितंत्र संरचना बनाई थी डीएनए की, ये वाली। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स एक आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर लिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? ये यूपीएससी क्वेश्चन है। कार्बन 14 स्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले लोग, एक्सरे तकनीकज्ञ जो होते हैं, जो एक्सरे का काम करते हैं, कोयला खनक, रंगरेज या रंगसाज। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि इसके केवल 2 एक्सरे तकनीकज्ञ होते हैं आंसर। बाकी में डीएनए परिवर्तित नहीं होगा उनके काम से। अगला है जैव उर्वरक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे यूपीएससी तक में क्वेश्चन आते हैं हर साल। निम्नलिखित में से किस किन का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो एजोला और नील हरित शैवाल। जैव उर्वरक वो उर्वरक होते हैं ना जो वातावरण हमारे आस पड़ोस की चीज़ों में पाए जाते हैं, कोई केमिकल एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ता है। निम्न से कौन से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल भी हो सकता है, राइजोबियम भी हो सकता है, एजोला भी होता है। राइजोबियम का काम क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ये पौधों की जड़ों में। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसमें एजोला भी हो जाएगा, नील हरित शैवाल भी होगा, अल्फा अल्फा भी होगा, नाइट्रोटीलिन भी होगा, सारे होंगे, लेकिन ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है, ये पूछा था। माइकोराइजा, ये फॉस्फोरस का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का नहीं। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दालों की जड़ों के साथ करते हैं। इसीलिए खेत में दाल लगाना चाहिए, उससे क्या होता है ना, नाइट्रोजन खेत में बढ़ जाते हैं अपने आप। निम्न से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत होता है? तो एजोला, ऑप्शन सी। निम्न से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो एजोला। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुरूप भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो एजोला। एजोला बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल जैव उर्वरक सही है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, ये भी सही है। बायो 902 सरसों का काइक्लोन है, ये भी सही है। एजेटोबैक्टर जैव कीटनाशी, ये गलत है। एजोक्टोबैक्टर एक जीवाणु है, ये जैव कीटनाशी नहीं है, ये खुद जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि के लिए करते हैं। ये भी काम वही करता है पौधों की जड़ों में, लेकिन ये जैसे राइजोबियम है वह सहजीवी के रूप में रहता है, ये वो बस रहता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसको पौधों से कोई लेना देना नहीं है। धातव है कि एजोटोबैक्टर जीवाणु वायवीय स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले जीवाणु हैं। अगला है निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नील हरित शैवाल का उपयोग सबसे ज़्यादा धान में होता है। धान में तो वैसे भी ये शैवाल बन जाते हैं नीचे, क्योंकि धान में सबसे ज़्यादा पानी का यूज होता है। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। धान को नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन, खराब हिंदी लिखा है। निम्न के साथ वैसे क्यों होता है नील हरित शैवाल का? तो विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे इन सब का उपयोग किया जाता है। नील हरित शैवाल और फॉस्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग भी किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रक्रियाओं नाइट्रोजन निर्धारण के लिए, फॉस्फोरस के लिए, इन सब के लिए ये काम करते हैं, इसीलिए यूज किया जाता है नील हरित शैवाल का। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। एजोला को जब नील हरित शैवाल के साथ मिलाते हैं तब वो एक अच्छा उर्वरक होता है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित शैवाल। सहचारी यानी कि इसके साथ मिला के यूज किया जाता है। एजोला है एक जलीय फर्न होता है ये। अगला क्वेश्चन है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला फिर से आ गया। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑप्शन ए। निम्नलिखित कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये।
पहले 2012 में यूपीपीएससी ने पूछा, फिर यूपीआरओ ने फिर पूछा 2016 में साइनोबैक्टीरिया। फसल उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग से, ये भी सही है। नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, ये भी सही है। तो सारे ही सही हैं ये। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो राइजोबियम जैपोनिकम। सोयाबीन के लिए क्या होता है? जैपोनिकम। राइजोबियम तो होता ही है, जैपोनिकम एक विशेष तरह का राइजोबियम। सोयाबीन के लिए राइजोबियम जैपोनिकम, तीन पतिया घास के लिए राइजोबियम ट्राइफोली, लूसर्न के लिए राइजोबियम मोलिलेती, जलीय फर्न के लिए एनाबीन एंजोली, गुनेरा माइक्रोफाइला के लिए नोस्ट्रोक मस्कोरम। अगला है खेती में बायोचार का क्या उपयोग होता है? आईएएस 2020 का क्वेश्चन है ये। तो बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये सही है। वर्टिकल फार्मिंग में यूज किया जाता है। हिंदी खराब लिखा है इसका। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। सही तो है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलधारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये भी सही है। अगला है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता? तो धान सहायक नहीं होता। फलीदार पौधे या दालें सहायक होती, चना, सेम, मटर, ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। 2,4-D क्या है? एक खरपतवारनाशी है 2,4-D। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? कंपोस्ट, इनमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुआ धीमा कर देते हैं। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मल, मूत्र, गोबर, सब्जियों का अपशिष्ट इत्यादि होते हैं। इसका हो जाएगा सी। ये गलत लगा हुआ है। इसमें केचुए का यूज होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया में केचुए व अन्य सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है। अगला चैप्टर है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान, कंकाल व मांसपेशी तंत्र। हमारे शरीर का अधिकतम भार होता है जल का भार अधिकतम होता है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% तक पाई जाती है। तो जब किसी चीज़ का शुष्क भार निकालते हैं तो जितना भार आता है उसका 60 से 70% कम कर देते हैं। यानी कोई आदमी 100 किलो का है तो उसका शुष्क भार कितना होगा? 30 to 40 kg होगा। नए वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 65% के आसपास। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। बीपीएससी 2018 क्वेश्चन। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का। मानव शरीर में पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रतिशत वाले तत्व ऑक्सीजन 65% है, जिसके बाद कार्बन 18, हाइड्रोजन 9, नाइट्रोजन 3 और कैल्शियम 1.5% है। फास्फोरस 1% के आसपास होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। रिपीटेड क्वेश्चन है सारे यूपीपीएससी का। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है इनमें से कैल्शियम। तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम। वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियां होती हैं, जो कि कंकाल तंत्र के निर्माण करती है। 206 अस्थियां। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों में माध्यम ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओसीन प्रोटीन पाया जाता है अस्थियों में। ये अगले साल का क्वेश्चन भी बन सकता है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी? 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या क्या होगी? 206 होती है। डी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि 206 ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो स्टेपीज, ऑप्शन बी, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर, जो जांग में पाई जाती है। फीमर सबसे बड़ी, फीमर, और सबसे छोटी
स्टेपीज। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में, ऑप्शन ए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लवण में कैल्शियम ही पाया जाता है, इसीलिए हड्डियों में कैल्शियम के लिए कैल्शियम की दवा दी जाती है हड्डियों में। अगला है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं, ऑप्शन ए। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, सी। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या होती है? तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? ऑर्थोप्लास्टी। प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो हड्डियों को जोड़ के रखते हैं, स्नायु, लिगामेंट। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण एवं थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से। ये सभी, मुख में अम्ल भी होता है। नाखून काटने समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने हो रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। इसी तरह बाल का भी यही होता है, बाल का भी रीजन यही होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में किनकी आवश्यकता होती है? सोडियम पोटेशियम, लौह कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम और कैल्शियम फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है हड्डियों और दांत के निर्माण में। निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन नहीं होता। आयोडीन केवल एक चीज के लिए होता है, घेघा रोग के लिए, थायराइड ग्रंथि के लिए। थायराइड ग्रंथि जो होती है इसके नियंत्रण में उपयोगी होती है, थायराइड के लिए। ये लास्ट ईयर का बीपीएससी क्वेश्चन है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित हो सकते हैं? तो 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 के बीपीएससी में पूछा है। 20 दांत दोबारा आ सकते हैं मनुष्य के जीवन। निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? दंत वल्क। दंत के ऊपर का जो परत होता है वो हमारे शरीर का सबसे ठोस भाग होता है। इसको इनेमल कहते हैं। इनेमल सबसे ठोस भाग होता है शरीर के दंतवल्क। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में। सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में होती है। सूची को मिलाना है। उरोस्थी, तो ये इसका हो जाएगा स्टर्नम। जत्रुक, क्लैकविल। जानफुलक, ये हो जाएगा पैटेला। स्कंद फलक, ये हो जाएगा स्कैपुला। इस सूची को फिर से मिलाना है। फिर से वही चीज़ें हैं जो दी है, बस इसमें एक अलग है। नी कैप, ये पैटेला होता है, जो ऊपर नहीं था। अगला चैप्टर आएगा पाचक तंत्र। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? पीछे का भाग। जीभ के पीछे का भाग होता है करवाहट के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में ही मुख्य पाचन होता है, बड़ी आंत में मुख्य पाचन नहीं हो पाता है, छोटी आंत में ही होता है मुख्य पाचन। वैसे पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न से किसका पाचन आरंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का, सी। लार निम्न से किसके पाचन में सहायक हो करती है? तो स्टार्च। लार जो होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक करती है, ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करते हैं। तो ये सही है परंतु आर गलत है। यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। एंजाइम क्या है? एक वायु उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन को तेज कर देता है। इसलिए एंजाइम जब शरीर से रिलीज होता है तो भोजन पाचन को तेज कर देता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं मूलतः। कितनी बार पूछा है। एंजाइम है
एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो जाइमेज। जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। C6H12O6 है, इसको 2C2H5OH प्लस 2CO2 में बदल देता है ये। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या होते हैं? अभी पढ़ा हमने, जैव उत्प्रेरक होता है एंजाइम। निम्नलिखित किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया। यूरिया की उत्पत्ति यकृत से होता है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ के उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? तो पित्त अम्ल हो जाएगा और लाइपेज होगा। किसका? लिपिड्स का पाचक। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं में अर्थात ट्राइग्लिसराइड में के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय से एंजाइम लाइपेज निकलता है जो लिपिड को पचाता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रीन, ये पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये तीनों पाचक एंजाइम हैं, जबकि ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है। तो ए तो सही है, लेकिन ये आर गलत है। आहार नाल में प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ होता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। आमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस भोजन से जा मिलता है, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टिडाइड में परिवर्तित कर देता है। अगला है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन में ट्रिप्सिन सहायक होता है। स्टार्च को जल में अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो एमाइलेज, जो स्टार्च को जब जल में घोल के वो ग्लूकोज बना देता है। कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। और इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है? तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो एसिड। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत्र में पुच्छ होता है, अपेंडिक्स इसको बोलते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान कम है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय फॉस्फेट, इसको सही जोड़े का चयन करना है। तो इसका बी सही है, बी में है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड। डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए इसको यूज किया जाता है, जिसको क्रिप्सर कहा जाता है आजकल। ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियोकेस द्वितीय या EcoR2 डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है, जिसको नई टेक्नोलॉजी इसमें क्रिस्पर कहा जाता है, जिसको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी द्वारा हम डीएनए काटते हैं आजकल। निम्नलिखित तो कौन सा लार के सहायक से पच जाता है? लार की सहायता से कौन पच जाता है? स्टार्च। नीचे दिए गए 2 कथनों में से मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में अक्षम है, ये सही होता है। सेल्यूलोज को हम नहीं पचा सकते हैं। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेस विद्यमान रहता है, तो ये भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सेल्यूलोज को कौन पचा सकते हैं? गाय, भैंस, बकरियां, ये लोग सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। कहाँ? यकृत में भंडारित होता है ग्लूकोज। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। रिपीटेड क्वेश्चन है।
निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? तो पित्ताशय में पित्त का संचय होगा, ऑप्शन डी। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करता है? तो वसा का। जिनको पत्थर हो जाता है, पेट पथरी हो जाता है, वो वसा नहीं पचा पाते आसानी से। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगोनेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो दोनों ही सही हैं इसके। HCl होता है हमारे पेट में जो पाचन में मदद करता है। निम्नलिखित तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है? तो अभी पढ़ा था पेप्सिन। सूची को एक दूसरे से मिलाना है। टाइलिन रक्त को पचाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। रेनिन रक्त में एंटी ओटोसिनोजेन को एंटी ओटोसिन में बदल देता है। ऑक्सीटोसिन ये मृषण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन। अगला है क्वेश्चन, फिर से मैच करना है। विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम तो पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन कैरेटीन एक प्रोटीन होता है। और अगला है कैरेटीन और कैरोटीन, दो अलग अलग हैं। कैरेटीन प्रोटीन होता है जबकि कैरोटीन विटामिन होता है। अगला है दक्ष शर्करा, द्राक्षा शर्करा, तो ये ग्लूकोज हो जाएगा। फल शर्करा फ्रुक्टोज होता है। दूध शर्करा में दूध में लैक्टोज, चीनी सुक्रोज, स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, BPSC का क्वेश्चन है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन एवं पोषण। इसको हम नेक्स्ट बायोलॉजी के वीडियो में करेंगे। तो बायोलॉजी के बाकी ये तीसरा वीडियो कंप्लीट हो गया और फिजिक्स के 3 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। पहले फिजिक्स और बायोलॉजी हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री का वीडियो करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स और बायोलॉजी से ही आते हैं। BPSC तक लगभग में घटना चक्र पूरा हो जाएगा। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।